गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं रामविलास विश्वकर्मा आरबी सर बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम यह समझेंगे कि मेंडल ने जो आनुवंशिकता का नियम रखा और जो नियम बनाया उसमें वह क्यों सफल हो गए। तो इसके उनकी सफलता का मुख्य श्रेय मटर के पौधे को जाता है, क्योंकि मटर के पौधे में बहुत से ऐसे विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, गुण होते हैं, जिसके कारण मेंडल आसानी से अपने प्रयोग में सफल होते गए और आनुवंशिकता की नींव रखी। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जीनेटिक्स, फादर ऑफ जीनेटिक्स। इन्होंने उद्यान मटर जिसका वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम है, पाइसम सैटाइवम है, पर अपना अध्ययन किया। क्यों इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, आइए जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से संबंधित आते हैं। तो पहला रीजन हम समझेंगे कि मेंडल ने अपना चयन मटर का पौधे का ही क्यों किया। तो पहला पॉइंट है कि मेंडल के मटर के पौधे चयन करने का पहला कारण यह था कि जो मटर का पौधा होता है एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है, अर्थात यह 3 से 4 माह में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, जिससे मेंडल को अपने अगली पीढ़ी का अध्ययन करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता था। दूसरा जो कारण था, मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती थी। हो जाती है। मटर के पौधे में स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर किसी माध्यम द्वारा पहुंचते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। अगर इसको हम चित्रों की सहायता से समझें तो समझिए, जैसे मान लीजिए यह कोई पौधा है और इसका एक पुष्प है और इसमें इसका अगर हम नर भाग और मादा भाग का चित्र बनाएं तो इस तरह से यह उसका स्त्री केसर भाग है, मादा भाग है, और स्त्री केसर इस पुष्प का मादा भाग होता है, और एक दूसरा इसका पार्ट होता है पुंकेसर। पुंकेसर में परागकण बनते हैं। ये इसका पुंकेसर है, पुंकेसर। ये इसका नर भाग होता है, ये इसका पुष्प का नर भाग होता है। जब किसी माध्यम द्वारा पराग कोश के परागकण उड़कर या कीट पतंगों के द्वारा मादा भाग के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा भाग के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। और स्वपरागण की क्रिया मटर के पौधे में आसानी से हो जाती है, जिससे मटर के पौधों में जो युग्मक होते थे वह शुद्ध होते हैं,
शुद्ध लक्षणों वाले प्राप्त होते हैं। तीसरा कारण समझते हैं कि जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में पर परागण की क्रिया भी आसानी से हो जाती है। पर परागण की क्रिया भी आसानी से हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मटर के पौधे में पर परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है, जिससे कि हाइब्रिड बीज उत्पन्न होते थे, जिससे उन्हें पौधों में संकरण कराने के लिए अधिकतर ज्यादा से ज्यादा युग्मकों की प्राप्ति हो जाती थी, और जिससे वह वांछित मनचाहा संकरण कराकर अपने निष्कर्ष प्राप्त कर सकते थे। मटर के पौधे के संकरण से अनेकों संकर प्राप्त होते हैं, जो सभी उर्वर होते हैं, उर्वर मतलब फर्टाइल होते हैं। अतः मटर के पौधे के संकरण से अनेकों संकर प्राप्त होते हैं, जो सभी उर्वर फर्टाइल होते हैं। कहने का अर्थ है कि जब मटर के पौधे में संकरण कराया जाता था तो एक पादप से अनेकों बीज उत्पन्न होते हैं, और सभी बीज जो होते हैं वो उर्वर होते हैं, फर्टाइल होते हैं, जिससे कि प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करने में आसानी होता था। इसके बाद पांचवा जो कैरेक्टर है कि मटर के पौधे में एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूप होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें कि मटर का पौधा जो लंबा होता है, लंबाई का उदाहरण ले तो मटर के पौधे में लंबाई के दो वैकल्पिक रूप उपस्थित थे, एक लंबा और एक बौना वैकल्पिक रूप उपस्थित थे। अर्थात मेंडल ने इस तरह कुल 7 वैकल्पिक रूपों का अध्ययन किया, और इस तरह मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, जिससे आसानी से उन्हें सफलता प्राप्त हुई।